So very good evening to all of you. Am I audible? को आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Okay. So President, already we are about to finish the chapter by today itself. So the rest of some of the parts related to President is still left to be discussed. So we will discuss it today. We have discussed the President's veto power in the previous class, and 7 types of rights that the President has. President being the first citizen of India, he performs the discretionary power as well. So all that we have discussed the previous classes. So whatever left behind, we will proceed for it, and we'll finish it by today. And next chapter that we will start after the President, that will be Governor. Okay, so Governor chapter. Okay. So we have gone through all of these topics, right? Veto power we have discussed. Absolute veto, suspensive veto, pocket veto, presidential veto over state legislation also we have discussed. With regard to constitutional amendment bills, how is veto? Have you discussed this topic? With regard to constitutional amendment bills, उसका veto कैसे होता है? Constitutional amendment bill पे वो होल्ड नहीं कर सकते उस बिल को. सॉरी, एक तो होल्ड कर सकते या फिर उसको एसेंट दे देंगे
लेकिन वो पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेंगे। तो दैट वी हैव सीन इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। दूसरा इसके आगे का देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्कस हुआ था? नहीं सर, वो नहीं, ये नहीं हुआ है, ठीक है। सी व्हाट इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इन ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। व्हेन लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉट इन सेशन, दैट टाइम देयर इज इमरजेंसी ऑफ मेकिंग द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ। लॉ बनाने की एक इमरजेंसी होती है। मानो ऐसी कुछ घटना हो जाती है जिसके कारण उस घटना के रिगार्डिंग कोई लॉ, कोई रेगुलेशन, कोई लेजिस्लेशन ही नहीं है इंडिया में। तो पार्लियामेंट में ऐसा जो लेजिस्लेशन होता है वो पास करवाते हैं कौन? प्रेसिडेंट। जब लोकसभा, लेकिन जनरली इंडिया में लॉ कैसे बनते हैं? जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में होते हैं। सेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला होता है बजट सेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक सेशन, दैट इज बजट सेशन। पहला होता है बजट सेशन। दूसरा वो होता है समर, नॉट समर, मानसून से। तीसरा होता है विंटर सेशन। ऐसे 3 टाइप के सेशन। तो जब लोकसभा और राज्यसभा जब सेशन में आती है, विंटर सेशन में हो या फिर समर मानसून सेशन में हो, तब वो लॉ पास करती है। बजट सेशन में हो तभी वो लॉ पास करवाती है, ठीक है। यानी कोई कानून बनता है तो उसी टाइम पे बनता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब दोनों भी हाउसेस या दोनों में से कोई एक हाउस, ठीक है, दोनों हाउसेस अगर इसमें नहीं है सेशन में, या दोनों में से एक ही है, एक भी हो या दोनों भी नहीं हो, तभी लॉ नहीं पास होगा। ओके। तो इमरजेंसी जब कोई ऐसे लेजिस्लेशन पास करने पड़ते हैं, उस टाइम पे राष्ट्रपति पास करवाते हैं अंडर हिज पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, और उसी को ऑर्डिनेंस बोला जाता है, ठीक है। और वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उनको कौन से आर्टिकल के? दैट इज अंडर 123, आर्टिकल 123। इसको स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 23 किससे रिगार्डिंग है, या फिर प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? आर्टिकल 123। दूसरा यहाँ पे आता है, ये जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं इनको लॉ जैसी फोर्स होती है, लॉ जैसी इनको पावर होती है। जैसे लॉ होता है सिमिलर इनको भी वैसे पावर होती है, ठीक है। जैसे लॉ को फॉलो करना पड़ता है, वैसे सिमिलर ऑर्डिनेंस को भी फॉलो करना पड़ता है जनता को। सो बट आर इन द नेचर ऑफ टेम्पररी लॉज, लेकिन ये टेम्पररी होते हैं। ऑर्डिनेंस परमानेंट नहीं होते। अगर कोई लॉ दोनों सभागृहों ने पास किया और प्रेसिडेंट ने उनको असेंट कर दिया तो परमानेंट लॉ बनता है। लेकिन ऑर्डिनेंस से परमानेंट लॉ नहीं होता है, टेम्पररी होता है। इसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 6 मंथ्स का होता है ऑर्डिनेंस का, ठीक है। जब हाउसेस जब इसमें आ जाएंगे सेशन में, तो हाउसेस उसको, उस ऑर्डिनेंस को लॉ के स्वरूप में बना के उसको पास कर सकती है बाद में, या नहीं भी करा सकती है वो, तो हट जाएगा, ठीक है। सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर होती है राष्ट्रपति की। इट हैज बीन वेस्टेड इन हिम टू डील विद अनफोर्सिन और अर्जेंट मैटर्स। कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है या अर्जेंट मैटर रिलेटेड टू पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो उस टाइम पे ये ऑर्डिनेंस मेकिंग उनके काम आती है। सो बट लेकिन जो इस पावर की एक्सरसाइज होती है, इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग 4 लिमिटेशंस। इसमें 4 लिमिटेशन होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे। पहला लिमिटेशन देखते हैं, he can promulgate an ordinance only when both the houses of parliament are not in session, or when either of the two houses of the parliament is not in session। वो कब पास करेंगे ऑर्डिनेंस को? जब दोनों सभागृह हाउसेस में नहीं। आपको 100% यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गारंटी। वो आपको डायरेक्टली 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, तो आपको डिसाइड करना है। इसलिए इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत जो है ना, आपको रीड बिटवीन लाइन आपको पढ़ना है। रीड बिटवीन, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस बुक की। तो पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, जब दोनों सभागृह सेशन में नहीं है, फिर दोनों में से एक नहीं है, तब प्रेसिडेंट इसको पास करेंगे। करने वो उसको निकाल सकते, इशू करेंगे। इशू करना ऑर्डिनेंस को। एन ऑर्डिनेंस कैन आल्सो बी इशूड व्हेन ओनली, अगला उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, एन ऑर्डिनेंस कैन आल्सो बी इशू व्हेन ओनली वन हाउस इज इन सेशन। An ordinance can also be issued when only one house is in session, because a law can be passed by both the houses and not by one house alone। तो यहाँ पे थोड़ा
ये हो रहा है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर एक अगर हाउस सेशन में है, दूसरा हाउस नहीं है, तब भी ये ऑर्डिनेंस पास नहीं करवाया जा सकता है। बिकॉज़ एक हाउस कोई कभी लॉ पास करता है क्या? नहीं करता। दोनों हाउसेस लगती है लोकसभा, राज्यसभा, तभी लॉ पास होगा। दोनों अगर उसको डिस्कस करके पास करेंगे तब। एन ऑर्डिनेंस मेड व्हेन द बोथ हाउसेस आर इन सेशन इज वॉइड। तो ऑर्डिनेंस तभी वैलिड होगा जब दोनों हाउसेस सेशन में होती है। So thus the power of the president to legislate by ordinance is not a parallel power of legislation. ठीक है, ये पैरेलल पावर उनकी नहीं होती है, लेकिन उनकी अलग पावर होती है ऑर्डिनेंस की, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनेंस पास करने के टाइम पे वो दोनों सभागृहों से डिस्कस करेंगे, लोकसभा राज्यसभा से, उसके बाद उसको पास करेंगे। वो बताएंगे उनको लोकसभा राज्यसभा। दूसरा एक्सेप्शन ऐसा यहाँ पे, he can make an ordinance only when he is satisfied that the circumstances exist that render it necessary for him to take immediate action. देखो मैं आपको ये बताता हूँ, जब ये नीरव मोदी, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पैसे लूट के भाग गया था फॉरेन कंट्री में, उसके पहले विजय माल्या गया था, ये सब भगोड़े, ठीक है, भगोड़ा बोला जाता है जो पैसे लेके भागता है, इनको इकोनॉमिक वर्ड है भगोड़ा, ठीक है। तो ये जो थे ये दूसरे कंट्री में भाग गए, नीरव मोदी के साथ साथ उसका कोई साला या कोई मेहुना उसका बोलते हैं उसमें कुछ तो ब्रदर इन लॉ, वो मेहुल चोकसी, वो भी भाग गया था। तो ये सारे उधर भाग गए, लेकिन वो विजय माल्या का तो अर्लियर पुराना केस है, लेकिन ये तो लेटेस्ट केस है किसका, नीरव मोदी का। तो जब ये भागा था दूसरी कंट्री में, उसके जब लेकिन उस टाइम पे इसकी प्रॉपर्टी जब्त करने का कोई लॉ नहीं था इंडिया में, ऐसा कोई लॉ नहीं था। बिकॉज देखो कैसा होता है, अगर कोई आदमी कंपनी चलाता है, ठीक है, तो उस कंपनी चलाने के टाइम पे वो जो लोन लेता है ना बैंक से, उधार उधार वगैरह, कर्जा बोलते हैं उसको, डेट, तो उस डेट सिर्फ वो कंपनी के नाम पे होता है, नॉट हिज पर्सनल एसेट्स, उसके पर्सनल एसेट पे नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जब कंपनी डूबेगी तो बैंक उसकी पर्सनल एसेट को हाथ कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो उसका बंगला है, उसकी कहीं पे जमीन है, उसकी वाइफ के नाम पे फ्लैट है, ये चीजें नहीं होगी जमा। तो उसकी कंपनी पे कर्जा था, कंपनी डूब गई, तो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचा जा सकता है। तो ऐसा लॉ नहीं था ना पहले, इसलिए भाग गए फॉरेन कंट्रीज में। बस उनको पता है इंडियन पुलिस हमारी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं कर सकती, लॉ ही नहीं है वैसा। तो उसके टाइम इमीडिएट उनको लॉ करना पड़ा था, प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पास करना पड़ा था जब ये भाग गया था। तो दोनों हाउसेस सेशन में नहीं थी और इमरजेंसी एक लेजिस्लेशन पास करने की जरूरत पड़ी थी। तो उस टाइम पे ये एक्ट उन्होंने अभी भागेगा इंडिया छोड़ के, और उसके ऊपर अगर बैंक का कर्जा है तो उसकी इंडिया की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सील कर देगा, ठीक है। तो ये तब पास किया गया था, वो लेजिस्लेशन में तब बोला गया था। तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी, ठीक है। यहाँ उन्होंने दिया है, देखो जब नेसेसरी होती है तो इमीडिएट एक्शन उनको लेनी पड़ती है, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाती है, ठीक है, सिचुएशन खड़ी हो जाती है सामने। सो इन कूपर केस कब का है, 1970 का है। इस केस का उन्होंने रेफरेंस दिया और कहा यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट ये यहाँ पे बताया था कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन क्या होता है। प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड। तो मालाफाइड में अगर कोई ऐसा गलत डिसीजन प्रेसिडेंट दे देता है तो उस आधार पे उनका जो सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट का, तो कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चैलेंज किया जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है उसको कि क्यों प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया उस ऑर्डिनेंस को लेके। ओके, तो यहाँ पे जो हुआ था, यहाँ पे उन्होंने वही बोला ना, प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन। अगर उनको ऐसा लगता है कि ऑर्डिनेंस पास करने की जरूरत है, तो वो उस उनके डिसीजन को जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं ऑर्डिनेंस पास करना ही पड़ेगा, तो उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो क्वेश्चन किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी। ओके, कूपर केस में 1970 का केस है। सो इसका मतलब ये होता है डिसीजन जो प्रेसिडेंट का है ऑर्डिनेंस पास करने का, वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कौन से आधार पे, कौन से ग्राउंड पे,
कि प्रेसिडेंट हैज प्रोरोग्ड वन हाउस or both houses of parliament deliberately with a view to promulgate an ordinance on a controversial subject. किसी controversial subject के ऊपर उन्होंने अपना ऑर्डिनेंस पास किया और ऑर्डिनेंस पास करते टाइम उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो सभागृह है उस सभागृह को उन्होंने यानी कि ऐसा उनकी अथॉरिटी के अंडर में उन्होंने ऐसा पास कर दिया, ठीक है, so as to bypass the parliamentary decision and thereby circumventing the authority of the parliament. तो कभी कभी प्रेसिडेंट अपना मुताबिक भी कर सकता है विदाउट कंसल्टिंग लोकसभा एंड राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट, ऐसा कभी कभी वो कर सकता है, तो इसीलिए वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है यानी कि उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। सरकमवेंटिंग का मतलब होता है पार्लियामेंट जो है ना वो उसको पार्लियामेंट की अथॉरिटी के बाजू में रख के वो अपना काम कर सकता है यानी कि अपने हिसाब से वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, तो ऐसा ना हो इसीलिए इन्होंने वैसा किया है यहाँ कि वो क्वेश्चन किया जाएगा, उस केस में बोला गया था। देन 30th अमेंडमेंट पास की गई 1975 में और इस अमेंडमेंट के अंडर प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है वो फाइनल रहेगा और कंक्लूसिव रहेगा और वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड रहेगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, बताइए, 2-3 बार मैंने बताया क्लास में, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू बताओ। इसको इन मराठी बोलते हैं न्यायालयीन पुनर्विलोकन। व्हाट इज दिस, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, एनीवन? म्हणजे कोई सर वी बताएगा? कैन चॅलेंज इट इन कोर्ट। एग्जैक्टली कोई लॉ अगर मानो गलती से पार्लियामेंट ने पास किया ना तो उसको हम जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं। कोर्ट करवाता है, हमने करवाते, कोर्ट करवाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के हाथ में पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, बाकी किसी अन्य कोर्ट के अंडर में नहीं होती है पावर। कोई लॉ अगर मानो इनवैलिड है और वो सही नहीं है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। उन्होंने यहाँ पे यही कहा है कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है जब वो फाइनल कंक्लूसिव होता है और एक बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू होता है तब वो क्वेश्चन किया जाएगा। बट दिस प्रोविजन वाज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो थे 1978 में पास की गई थी और उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया था। ये जो 38 अमेंडमेंट का जो प्रोसेस था ना इसको प्रोविजन को इसको डिलीट कर दिया। तो इस प्रकार प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन जो है वो जस्टिसेबल रहेगा मैलाफाइड इस आधार पे। मैलाफाइड का मतलब क्या होता है, कुछ उसने लाइक गलत ऐसा प्रोमोलिगेशन किया होगा ऑर्डिनेंस का तब। थर्ड नंबर, हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है वो कोएक्सटेंसिव है एज रिगार्ड्स ऑल मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन, सो विद द लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो लॉ मेकिंग पावर जो होती है ना पार्लियामेंट की, जैसे पार्लियामेंट के पास जैसे पावर होती है लॉ पास करने की वैसे इनके पास भी ये पावर होती है, ये कोएक्सटेंसिव होती है, सिमिलर होती है उसकी जैसी होती है, लेकिन ये टेम्पररी होती है, वही डिफरेंस है। और जो पार्लियामेंट लॉ पास करता है वो परमानेंट पावर होती है पार्लियामेंट की लॉ पास करने की, इनकी टेम्पररी होती है ऑर्डिनेंस की पावर। तो इसमें दो इम्प्लीकेशन उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, इसके दो परिणाम है इसके थर्ड नंबर में। ये थर्ड हम एक्सेप्शन देख रहे हैं यहाँ पे देखा, तो इसमें पहला है एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशू ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। जिस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट अपना कानून बना सकता है उसी सब्जेक्ट पे प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस इश्यू करना है, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। दूसरा बी, एन ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जैसा होता है जिससे उसके लिमिटेशंस है वैसे ऑर्डिनेंस की भी एक लिमिटेशन होती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जैसी होती है वैसी, इसलिए ऑर्डिनेंस कैन नॉट एब्रीच और टेक, जो ऑर्डिनेंस पास करवाएगा प्रेसिडेंट वो कैन नॉट एब्रीच और टेक अवे, ठीक है, टेक अवे ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल नहीं कर सकता ना उसको अब्रीच कर सकता है। अब्रीच का मतलब होता है उसको रद्द करना, रद्द करना, ठीक है, जैसे कोई लॉ नहीं कर सकता वैसे ऑर्डिनेंस भी नहीं कर सकता है। ऑर्डिनेंस को अध्यादेश बोला जाता है, अध्यादेश। 4 नंबर का लास्ट वाला हम इसमें देख रहे हैं, एवरी ऑर्डिनेंस इश्यू बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तब जब हर एक जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इश्यू करवाते हैं वो मस्ट बी लेड बिफोर द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको दोनों हाउसेस के सामने उनको रखना पड़ता है। अगर वो सेशन में भी नहीं है तब भी उनका परमिशन के बिना वो ऑर्डिनेंस पास नहीं करते, याद रखना है, ठीक है। सो व्हेन इट रीअसेंबल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मींस इसका मतलब ये है कि जब वो रीअसेंबल हो जाएंगे जब वो
अगेन सेशन में आ जाएंगे, तब ये ऑर्डिनेंस उनको, हर एक ऑर्डिनेंस उनको पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है, हर एक ऑर्डिनेंस। लेकिन ऑर्डिनेंस पास करने के टाइम पे भी उनको टच में रहना पड़ता है पार्लियामेंट के, ठीक है। ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने हिसाब से नहीं पास करवाता, वो पहले डिस्कस करता है पार्लियामेंट से। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया, जब उसने जितने भी ऑर्डिनेंसेस पास किए और प्रेसिडेंट ने इश्यू किए हैं, जब पार्लियामेंट सेशन में था तब, लेकिन जब वो फिर से सेशन में आ जाएगा पार्लियामेंट, तो उनको जितने भी ऑर्डिनेंसेस उन्होंने पहले पास करवाए थे, इश्यू करवाए थे, उनको उनके सामने रखना पड़ेगा, ठीक है, पार्लियामेंट के सामने। सो इफ द ऑर्डिनेंस इज अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस, अगर पार्लियामेंट दोनों हाउसेस ने अप्रूव कर लिए, स्वीकार लिए, इट बिकम्स एन एक्ट, तब वो एक्ट बनेगा। तब वो, तब तक वो क्या रहेगा, टेम्पररी लेजिस्लेशन रहता है, टेम्पररी, तब तक टेम्पररी रहेगा। जब ये एक्सेप्ट करेंगे तभी लॉ बनेगा, नहीं करेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है, उसको हटा देंगे फिर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट अपना अलग से लॉ बनाएगी। सो पार्लियामेंट टेक्स नो एक्शन एट ऑल, अगर पार्लियामेंट कोई एक्शन अगर नहीं लेती उस ऑर्डिनेंस के ऊपर, तो ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स। 6 वीक्स का जो उसका एक्सपायरी होता है, 6 वीक्स है ना, 6 मंथ्स, उसका यहाँ वीक का मतलब होता है मंथ। तो 6 वीक्स मंथ नहीं है, वर्ड को कैसे यूज, यहाँ पे उन्होंने वीक को यानी मंथ कंसिडर किया है इन्होंने, ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज वीक, वीक यानी मंथ ही आप। तो 6 मंथ तक वो एक्सपायर, यानी कि उनका जब खत्म हो जाएगा ड्यूरेशन, तक वो चला जाएगा ऑर्डिनेंस, अगर पार्लियामेंट उनके ऊपर कोई एक्शन अगर नहीं लेगा तो, फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सो ऑर्डिनेंस में आल्सो सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 100% यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। यूपीएससी है, यूपीएससी इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन कराएगी ना कि आएगा तो कंफ्यूज आएगा। उसके लिए क्या होता है, हमें क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस लगती है, ठीक है, टेस्ट का वगैरह प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेली आपको 15-20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, एमसीक्यूज की, जितना आप पढ़ते हो ना उसके ऊपर चीजें जो करते हैं उनके लिए तो वाले बस सर्च कर, तो आपको पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ऐसे प्रैक्टिस बहुत सारे, और अगर आप टॉपिक का नाम में डालोगे ना, टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाएंगे आप। सो ऑर्डिनेंस में आल्सो सीज टू, और जो इंग्लिश में एमपीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी वो यूजफुल रहेगा। सो ऑर्डिनेंस में आल्सो सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर। ओके, तो the ordinance may also cease to operate even earlier than the prescribed 6 weeks. Okay. So ये both the houses, yeah, I think discuss होता, हाँ, ये both the houses pass resolution of this approving it. अगर दोनों हाउसेस ने अगर ऐसा कुछ रेजोल्यूशन पास किया है, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलके उसको डिसअप्रूव करने का, तो वो ऑपरेट होना उसका बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो इफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर समन्ड और टू रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स, द पीरियड ऑफ 6 weeks is calculated from the latter of those dates. अगर सपोज दोनों सभागृह का जो रीअसेंबल है, फिर से सेशन में आ रही है, उसको रीअसेंबल बोलते हैं। फिर से अगर वो सेशन में उन दोनों सभागृहों का आने का टाइम अगर अलग अलग है, डेट्स वगैरह, लोकसभा का मानो लोकसभा कल सेशन में आने वाली है और नेक्स्ट वीक राज्यसभा सेशन में आने वाली है, दोनों का अगर ऐसा जब कोई टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है, तब ये जो ऑर्डिनेंस होता है, सो पीरियड ऑफ 6 वीक्स इनका, वो उसी जो लेटर डेट होती है ना, वहां से उनका कैलकुलेट किया जाता है, लेटर डेट फ्रॉम द लेटर डेट ऑफ दोज डेट्स, ठीक है।
लेटर यानी जब सेकंड वाला सेशन में आएगा तब से वो स्टार्ट होगा, पहला का नहीं, सेकंड का कंसिडर किया जाएगा। सो इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, 6 months being the maximum gap between the two sessions of parliament, बराबर यहाँ उन्होंने दिया, देखो 6 weeks है ना, 6 months। देखो मैक्सिमम गैप दोनों सभागृहों में कितना होना चाहिए सेशन के बीच में, 6 महीने का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलता, याद रखना, अदरवाइज गवर्नमेंट गिर जाएगी, ठीक है। तो 6 months के ऊपर का गैप नहीं चलता है, इसलिए इसका भी ड्यूरेशन 6 months होता है ऑर्डिनेंस का। इफ एन ऑर्डिनेंस इज अलाउड टू लैप्स विदाउट बीइंग प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के सामने ऑर्डिनेंस को रखने के पहले अगर ऑर्डिनेंस को हटाने का अगर मानो अलाउड करवा दिया कि इसको हटा दो ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने जाने से पहले, सो क्या होगा फिर आगे, देन एक्ट्स डन एंड कंप्लीटेड अंडर इट, उसके अंडर जो एक्ट वगैरह किया गया है या फिर कंप्लीट हुआ है अंडर इट, सो बिफोर इट सीजेस टू ऑपरेट, सो रिमेन फुल्ली वैलिड एंड फुल्ली वैलिड और इफेक्टिव रहेगा यहाँ, ठीक है। सो प्रेसिडेंट कैन आल्सो विथड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, प्रेसिडेंट भी कभी भी ऑर्डिनेंस को विथड्रॉ कर देंगे, कभी भी एनी टाइम कर देंगे विथड्रॉ। सो हाउएवर दिस हिज पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, तो उसकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो डिस्क्रिशनरी नहीं है बिल्कुल भी, ओके। तो he can promulgate or withdraw an ordinance only on the advice of council of ministers headed by the prime minister, प्राइम मिनिस्टर के जो मंत्रिमंडल में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके एडवाइस, उनको एडवाइस लेके ही वो ऑर्डिनेंस को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे या प्रोमोलेट करेंगे, उसके बिना फिर वो नहीं करेंगे, ठीक है। so this provision is important. So next we'll discuss और नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं यहाँ पे। An ordinance, like any other legislation, can be retrospective, that is it may come into force from backdate. रेट्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि इट में कम इनटू फोर्स फ्रॉम बैक डेट, जो बैक डेट है वहां से फोर्स में आ सकता है, ठीक है। सो इट में मॉडिफाई और रिपील एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अदर अनदर ऑर्डिनेंस, तो किसी भी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसको कभी भी मॉडिफाई कर सकता है, रिपील कर सकता है, या फिर दूसरे ऑर्डिनेंस को भी वही सेम कर सकता है। इट कैन ऑल्टर और अमेंड टैक्स लॉ आल्सो, जो पार्लियामेंट का टैक्स लॉ उसको भी अमेंड कर सकता है ऑर्डिनेंस। सो हाउएवर इट कैन बी इशू टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए भी उसको इशू किया जा सकता है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव। फ्रॉम बैक डेट का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कुछ लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने इन पास किए होंगे, जो भी फिलहाल लॉ है, तो उनको वो मॉडिफाई कर सकता है, ओके, और उसकी जगह पे दूसरा वो ला सकता है। सो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें वो करवा सकता है। मैंने पहले ये बोल दिया है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करवाने के लिए इशू किया है वो बाय स्लिप ऑफ, लेकिन यहाँ पे बोला गया इट कैन नॉट बी इशू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए उसको इशू नहीं किया जा सकता। सो दिस इज टू कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट क्वेश्चंस ऑर्डिनेंस का?
वहाँ कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट ज़्यादा। सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट की इंडिया में, वो अनयूजुअल है एंड नॉट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग दैट ऑफ यूएसए एंड यूके। यूके और यूएसए में जैसे उसके प्रेसिडेंट की जो पावर होती है, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि नॉट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसे हमारी अनयूजुअल, हमारे राष्ट्रपति की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ना, वो अनयूजुअल है, यानी कि बहुत ज्यादा पावर राष्ट्रपति के पास में है, जैसे यूएस यूके में इतना नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। So next, so Dr. B.R. Ambedkar said in Constituent Assembly में B.R. Ambedkar जी ने ये बोला था, mechanism of issuing an ordinance has been devised in order to enable the executive to deal with situation that may suddenly and immediately arise when the parliament is not in session. जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तब वो इमरजेंसी सिचुएशन आती है. It must be clarified here that the ordinance making power of the president has no necessary connection with the national emergency envisaged in Article 352 आर्टिकल में जो कुछ चीजें दिए हैं. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हियर दैट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की होती है हैज नो नेसेसरी कनेक्शन. तो उनका और इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है. तो 352 जो आर्टिकल है 352 ये अलग है, नेशनल इमरजेंसी का है. ये ऑर्डिनेंस मेकिंग और इसका कोई संबंध नहीं आता एक दूसरे से. सो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस को इश्यू करवा सकता है इवन व्हेन देयर इज नो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. अगर कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं है, नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ, यानी दोनों नेशनल इमरजेंसी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों भी, अगर वो नहीं भी है तभी वो ऑर्डिनेंस को इश्यू करवा सकते हैं. वहाँ उस टाइम पे भी वो इश्यू करवाते हैं, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे. ठीक है, लेकिन उसके बिना भी वो इश्यू करवा सकते हैं इमरजेंसी कुछ चीज अगर होती है तो. सो रूल्स ऑफ लोकसभा रिक्वायर दैट व्हेनेवर अ बिल सीकिंग टू रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस. तो यहाँ उन्होंने बोला है कि लोकसभा में जब ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट होती है बिल सीकिंग टू रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस, जब इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस में, स्टेटमेंट explaining the circumstances that had necessitated immediate legislation by ordinance should also be placed before the house. Okay, so उस अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया. So far no case has gone to the Supreme Court promulgation of ordinance by president. So but the judgment of the Supreme Court in the DC Vadwa case 1947 वो एक हाईली रिलेवेंट है, आपने बोला है. So in that case कोर्ट ने ऐसा पॉइंट आउट किया था कि 1967-81 का केस था उसके बीच में गवर्नर जो थे बिहार के, उन्होंने 256 के अंडर, देखो गवर्नर कौन से आर्टिकल के अंडर ऑर्डिनेंस को इश्यू करवाते, जिस तरह 123 प्रेसिडेंट को होता है 213 ये गवर्नर इश्यू करवाता है ऑर्डिनेंसेस 213. उन्होंने बोला कि गवर्नर ऑफ बिहार प्रोमोलिगेटेड 256 ऑर्डिनेंसेस. तो उन्होंने 256 ऑर्डिनेंसेस जो थे उन्होंने इशू किए थे. ऑल दीज वर केप्ट इन फोर्स फॉर पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 14 years. तो ये थोड़ा अलग केस है, नॉट रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे ये चीजें डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है. ठीक है, दिस इज डिफरेंट. एग्जाम में ये केस वगैरह नहीं पूछेंगे आप. सो पार्डनिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट की, उसके बारे में देख लेते हैं. क्षमा करने की जो पावर होती है ना, कि मानो किसी क्रिमिनल ने बड़ा क्राइम किया है किसी पर्सन ने, उसको फांसी की सजा होने वाली है, लेकिन वो उसको एक चांस दिया जाता है कि अपने राष्ट्रपति को वो याचिका दे सकते हैं, अपना एक लेटर दे सकते हैं कि पनिशमेंट कम करने के लिए या फिर फांसी कैंसिल करने के लिए. तो उसको बोलते हैं पार्डनिंग पावर. या कोई टेररिस्ट है, उसकी भी आखिरी डिमांड रहती है उसको. सो यहाँ पार्डनिंग पावर क्या होती है, क्षमा करने की पावर होती है उनकी. सो आर्टिकल 72 में, ये आर्टिकल याद रखो, इसमें आएगा वो क्षमा करने की पावर किसमें आती है, आर्टिकल 72 में आती है. सो ये पार्डन करते हैं किसी पर्सन के, सपोज उसको अगर पकड़ा गया किसी ऑफेंस में, बहुत सीरियस ऑफेंस है, तो सब 3 टाइप का है होता है. पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ. नंबर 2,
punishment or sentence is by a court martial military law, military code. And तीसरा है sentence is a sentence of death. Death sentence अगर होगा तो punishment or sentence by a court martial. Court martial का मतलब military code का होता है. अगर court martial का मतलब होता है कि military उसको पनिशमेंट करेगी उस पर्सन को. अगर कोई किसी पर्सन को अगर कोई एक्टिविटी करते हुए मिलिट्री वालों ने पकड़ लिया तो यूनियन लॉ के अगेंस्ट में उन्होंने कुछ ऑफेंस वगैरह किया होगा तो यूनियन लॉ को लेके यानी उसको वायलेट किया होगा थ्रू सपोर्ट. सो पार्डनिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट को इंडिपेंडेंट पावर होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशियरी. सो जुडिशियरी से वो इंडिपेंडेंट होती है. जुडिशियरी तो अपना काम करती है अपना जजमेंट देने का, ठीक है, वो पनिशमेंट डिक्लेयर करने का. सो इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, एक उनकी एग्जीक्यूटिव पावर में आता है पार्डनिंग पावर. बट द प्रेसिडेंट व्हाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर, प्रेसिडेंट जब उनकी पावर एक्सरसाइज करते हैं उस पावर को एक्सरसाइज करने टाइम पे डज नॉट, तो कोर्ट ऑफ अपील जो है ना वो, ठीक है. सो प्रेसिडेंट व्हाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर, तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ अपील नहीं किया जाएगा. So object of conferring this power on the president is twofold. अपना माइक म्यूट करिए. So the object of conferring this power on the president is twofold. कारण की वजह से ये पावर उनको दी जाती है. पहला होता है to keep the door open for law. अगर बाय मिस्टेक जुडिशियरी ने उनको अगर पनिशमेंट दे दी, डिक्लेयर कर दी किसी पर्सन को, तो अगर बाय एरर, जुडिशियल एरर बोलते हैं उसको, ठीक है, तो मानो वो पर्सन तो बेगुनाह है लेकिन उसको सजा तो दे दी, सुना दी कोर्ट ने, तो मरने ही वाला है. तो ऐसे केस में एक रीजन होता है उसको ये पावर होती है प्रेसिडेंट, ठीक है. बी होता है टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस, जो सजा है उससे थोड़ा उसको रिलीफ मिल जाए. विच द प्रेसिडेंट रिगार्ड्स एज अनड्यूली हार्श, तो प्रेसिडेंट ऐसा रिगार्ड करते हैं कि चलो यार इतना हार्श भी मत देखो, सो कम कर दे पनिशमेंट. द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, और एक किसी पर्सन को नहीं करते हो, याद रखना, टेररिस्ट को तो बिल्कुल नहीं करते, ठीक है. नंबर 1 पार्डन. पार्डन का मतलब होता है इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन and completely absolves the convict from all sentences. So punishments and disqualifications. यहाँ उन्होंने ये बोला कि it removes both the sentence. दोनों sentences जो होते हैं उसको रिमूव की जाती है. Removes both the sentences and conviction and absolves the convict from all sentences, punishments and disqualifications. तो पार्डन का मतलब होता है इसमें जो भी सेंटेंस का मतलब सजा, और जो कन्विक्शन है पकड़ के रखना वगैरह, कंप्लीटली अब्सॉर्ब्स द कन्विक्शन फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस. सब सारी जितने टाइप की सेंटेंस है, पनिशमेंट है, डिस्क्वालिफिकेशन, सबसे उसको रिमूव कर देना, यानी कि पार्डन, क्षमा कर देना, ठीक है. ये इसको बोला जाता है पार्डन. कम्यूटेशन. कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? लाइन ना म्यूट करो. कम्यूटेशन का बोला है हियर फॉर्म, तो उन्होंने डेथ सेंटेंस में भी कम्यूटेड टू इम्प्रिजनमेंट. अगर किसी को डेथ सेंटेंस अगर मानो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ने अगर डिक्लेयर किया है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस, उसको क्या बोलते हैं मराठी में, हिंदी मराठी में डेथ सेंटेंस, मृत्यु, डेथ सेंटेंस म्हणजे फांसी, ठीक है. तो मे बी कम्यूटेड टू रिगोरस इम्प्रिजनमेंट. तो डेथ पनिशमेंट जो है ना, डेथ पनिशमेंट, उसको कम करके उसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट. वो पूरा यानी कि जेल में, ठीक है, उसको सजा जो है सजा उसे कम की जाए, यानी कि उसको फांसी से कम्यूटेशन बोलते हैं उसको.
सो विच इन टर्न मे बी कम्यूटेड टू अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो उसको सिर्फ क्या होगा, जेल ही रहेगा, उसको हैंग नहीं किया जाएगा। उसके बाद रेमिशन आता है। रेमिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। पनिशमेंट जो है उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका सेंटेंस कम हो जाएगा। अगर सपोज उसको 10 साल की सजा हुई है तो वो 8 साल हो सकती है, 2 साल कम कर दे उसको, लेकिन सजा का टाइप वही रहेगा, वो अलग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस ऑफ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years, इम्प्रिजनमेंट अगर होगी, मे बी रेमिटेड टू रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year। तो 1 year के लिए वो रिगोरस ही रहेगी, वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन उसका 1 साल कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिस्पाइट। देखो, कम्यूटेशन में डेथ सेंटेंस टू रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। रेमिशन में क्या होता है? रेमिशन में क्या होता है? पीरियड ऑफ द सेंटेंस अगर मानो उसको रिगोरस इम्प्रिजमेंट हुआ है 2 साल का, तो वो 1 साल से कम हो जाएगा, लेकिन पनिशमेंट का टाइप वही रहेगा। पनिशमेंट जैसा है वैसा ही, सेम, जिसको वो भोग रहा है वैसे उसको 1 साल तक भोगना है। पार्डन मीन्स पूरा क्षमा कर देना, सब छोड़ देना उसको। रिस्पेक्ट का मतलब होता है इट डिनोट्स अवॉइडिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। कुछ स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल फैक्ट कंसिडर करके किसी पर्सन की पनिशमेंट अगर सपोज 5 साल है, वो अगर उसको 5 साल देने से ही वो बस 2 साल कर देना, 3 साल उसके छोड़ देना। जैसे सलमान खान ने कुछ लोगों को, सलमान खान का आपको एग्जाम्पल बाद में देता हूँ। सच एज जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ कन्विक्ट। कोई पर्सन अगर फिजिकली हैंडीकैप है या फिर प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है, सो ऐसे केस में उनको सजा जो होती है ना वो कम की जाती है। रिप्राई, रिप्राई का मतलब इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ डेथ फॉर अ टेम्पररी पीरियड। टेम्पररी पीरियड के लिए जो होता है ना यहाँ पे स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, उसकी सेंटेंस पे स्टे आ जाता है। ठीक है, सो इट्स पर्पस इज टू इनेबल द कन्विक्ट। इसका पर्पस क्या होता है? कन्विक्ट को इनेबल करना, टू हैव टू हैव टाइम टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो उसको प्रेसिडेंट से कम्यूटेशन और पार्डन मिलने के लिए उसको थोड़ा स्टे, उसकी पनिशमेंट जो होती है ना डेथ सेंटेंस, मानो अगर उसको डेथ सेंटेंस दी जा रही है, ठीक है, तो उस पर कुछ टाइम तक स्टे आ जाता है। क्यों स्टे आता है उस पर? उनको प्रेसिडेंट के लिए उसको वोट किया जाता है कि ये पार्डन मांग रहा है या कम्यूटेशन मांग रहा है। तो उसको आगे की सजा नहीं होगी, उसको बस स्टे लग जाएगा जब तक प्रेसिडेंट का रिप्लाई आता तब तक। सो अंडर आर्टिकल 161 जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, उसके अंडर गवर्नर जो होता है राज्य का, ऑल्सो परचेज द पार्डनिंग पावर। उसके हाथ में पार्डनिंग पावर, राज्य के गवर्नर जो होता है ना, राज्यों के गवर्नर, उनके हाथ में भी ऐसी पावर आती है प्रेसिडेंट जैसी, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। उन्होंने क्या बोला है, गवर्नर जो होता है ना ऑफ स्टेट ऑल्सो परचेज द पार्डनिंग पावर। उनके हाथ में भी क्षमस्व पावर है गवर्नर के हाथ। जैसे गवर्नर कैन आल्सो ग्रांट पार्डन्स, पार्डन कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन तो पार्डनिंग पावर जो होती है गवर्नर की, वो प्रेसिडेंट से थोड़ी अलग होती है, दो रिस्पेक्ट में, दो टाइप, दो तरीके से। पहला होता है जैसे प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट्स व्हाइल द गवर्नर कैन नॉट। जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रेसिडेंट को 3 प्रकार की पावर होती है पार्डनिंग पावर। कौन सी? देखो ये वाले, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस केस में वो पार्डनिंग पावर है उनको, सेकंड केस में भी है, थर्ड केस में भी है, तीनों में पार्डन कर सकते, लेकिन गवर्नर यहाँ पे नहीं कर सकते। बाकी पहले में कर सकते पार्डन, सेकंड थर्ड में कर सकते। कोर्ट मार्शल जो होता है ना वो प्रेसिडेंट के अंडर आता है, गवर्नर के अंदर नहीं आता। ठीक है, अगला यहाँ पे पार्डनिंग
पावर हमने यहाँ पे, गवर्नर के पास ये पावर होती है, पहली वाली होती है, तीसरी वाली, सेकंड वाली नहीं होती। तो गवर्नर की पार्डनिंग पावर कैसे डिफरेंट है हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने पहला बोला है प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन, सॉरी कैन पार्डन, सेंटेंसेस को पार्डन कर सकते हैं, लेकिन सॉरी प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल की जो सेंटेंसेस होती है ना, पनिशमेंट्स, उनको पार्डन कर सकते हैं, वो गवर्नर नहीं कर सकते। ये पहला डिफरेंस दोनों में, दोनों की पार्डनिंग पावर। दूसरा होता है प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस, जो मृत्यु दंड है ना, जिसको हम फांसी बोलते हैं, उसको प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकते। गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस को नहीं रोक सकते, यानी कि वो पावर ही नहीं उनके पास, गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास, इसी प्रेसिडेंट के पास पावर है डेथ सेंटेंस कम करने, इसको पार्डन करने का, कम नहीं पार्डन करने का। इवन इफ स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब डेथ सेंटेंस, अगर स्टेट लॉ में डेथ सेंटेंस है, राज्यों की जो लॉ है उसमें डेथ सेंटेंस आता है, लेकिन वो फाइनली किसके हाथ में होता है, प्रेसिडेंट के हाथ में, गवर्नर के हाथ में नहीं होता। तो गवर्नर सिर्फ उसको सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कमिट कर सकता है किसको, डेथ सेंटेंस को, लेकिन वो पार्डन नहीं कर सकते। सो बोथ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट हैव कॉन्करेंट पावर, दोनों के पास कॉन्करेंट पावर होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया था पार्डनिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट की अंडर डिफरेंट केसेस एंड लेट डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से रिगार्डिंग। तो पहला प्रिंसिपल ये था कि पिटिशनर जो होता है फॉर मर्सी हैज नो राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट, ओरल हियरिंग प्रेसिडेंट के दौरान नहीं की पिटिशनर, ठीक है। सेकंड, प्रेसिडेंट एग्जामिन एविडेंस एंड टेक डिफरेंट, प्रेसिडेंट एविडेंस वगैरह एग्जामिन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया के जो व्यू दिया है अपना, उसके व्यू से अपना व्यू अलग दे सकते हैं प्रेसिडेंट, ये पावर उनके हाथ में होती है, ठीक है। तो मीन्स प्रेसिडेंट जज नहीं है, बट स्टिल उनको पास जुडिशरी पावर है, ठीक है। तीसरा तीसरा प्रिंसिपल क्या है, पावर इज टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे फॉर्म करते हैं, चार नॉट बाउंड टू गिव रीजंस फॉर हिज ऑर्डर। अभी देखो लास्ट टाइम वो अफजल गुरु को फांसी दी थी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने दी थी, जिससे मोदी पीएम प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसी साल उसको फांसी दी थी अफजल गुरु को। तो ये प्रेसिडेंट के पास उसने अर्ज किया था, तो अफजल गुरु ने किया नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे फांसी मत दो, मुझे मेरी सेंटेंस जो है वो कम करो करके, या छोड़ दे ऐसा वॉटिंग। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने, बीजेपी जो गवर्नमेंट का कैबिनेट था, उन्होंने बताया था प्रेसिडेंट को, बिकॉज उनकी एड्रेस पे काम करते ना वो कैबिनेट, यहाँ पे ऑलरेडी बोला है, तो वो नाम मात्र है वो फाइनली, तो बस नाम के लिए प्रेसिडेंट है, सारी चीजें नाम के लिए करते हैं। तो वहां ने दे दी थी उनको पास, उन्होंने कैबिनेट ने बता दिया था उनको कि यू दे डोंट have issue of, ठीक है। So the president can afford relief not only from a sentence that he regards, यहाँ पे बोला प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजंस फॉर हिज ऑर्डर, तो प्रेसिडेंट रीजन नहीं दे सकते कि उन्होंने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया है, उसके रीजन देने का उसको ये नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। प्रेसिडेंट कैन अफोर्ड रिलीफ नॉट ओनली फ्रॉम अ सेंटेंस, प्रेसिडेंट को सेंटेंस जो होता है ना, जैसे पनिशमेंट, उससे खाली उनको रिलीफ नहीं मिलता है, बल्कि रिगार्ड्स एज अनड्यूली हार्श बट आल्सो फ्रॉम एन एविडेंट मिस्टेक, ठीक है। सो उसके बाद देयर इज नो नीड for the Supreme Court to lay down specific guidelines. तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक गाइडलाइन देने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट की जो भी पावर है